Hello students, I am Rakesh Vachar, Director of Sahil Commerce Faculty. This is my fifth video of Introduction to Accounting. मेन जो 11th का आपको फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसकी लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद आप लोगों का ये चैप्टर पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। तो अब मैंने अभी तक देखा होगा लिमिटेशन सबसे लास्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को ना लिमिटेशन बाकी क्वेश्चन से थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार आप वीडियो देख लो, वीडियो के बाद अब बुक में से जब क्वेश्चन रीड करोगे तो तुम्हें टोटली सारे का सारे लिमिटेशन समझ आ जाएंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने एडवांटेज करे, ऑब्जेक्टिव करे, मतलब अकाउंटिंग के हम बेनिफिट से बात कर रहे थे। अब लिमिटेशन मतलब कुछ अकाउंट्स के डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है नॉट फुली एग्जैक्ट। बेटा नॉट फुली एग्जैक्ट से ना पहले तुम्हें कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी पड़ेगी जो तुम्हें समझ, पहले अच्छे से मेरी बात समझना, नहीं तो ये फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि तुमने मेरी ये वीडियोस में देखा होगा मैंने कोई भी चीज़ लर्न करवाने की कोशिश नहीं करी। मैंने कोशिश करा कि उसको बेसिक से समझो। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हर कंपनी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो तुम्हारे रेवेन्यूज़ होते हैं उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस किए जाते हैं। सपोज करो तुम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हो, तुम्हें टोटल 10 लाख की कलेक्शन हुई, तो ये आप लोगों का रेवेन्यू है। और वहाँ के जो रूटीन एक्सपेंस है, जैसे तुमने इंस्टीट्यूट का रेंट पे करा, सैलरी पे करी, वेजेस पे करी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करी, वो सारे एक्सपेंस है, उनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंस। तो अब हमने 10 लाख में से 4 लाख खर्च कर दिए, 6 लाख का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आगे मेरी बात समझना। 6 लाख के प्रॉफिट के बाद क्या हुआ कि हमने इस साल फर्नीचर और एसी भी परचेज करे थे। अब फर्नीचर और एसी जो परचेज करा उसका भी तो अमाउंट लेस होना चाहिए, वो हमने परचेज करे 1 लाख के। अब 10 में से 4 के 6 लाख का प्रॉफिट है। 6 लाख का प्रॉफिट हमारे हिसाब से तो 6 लाख नहीं, प्रॉफिट तो 5 लाख का होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख के हमने एसेट्स भी परचेज करे, लेकिन नहीं। अब जो एक्सपेंसेस है उसका बेनिफिट तो हमें 1 ईयर के लिए मिलता है, क्योंकि हम रेंट पे करते जाएंगे तो वो हमें इंस्टीट्यूट चलाने देगा, रेंट देना बंद कर देंगे, इंस्टीट्यूट से निकाल देगा। जबकि ये जो एसेट्स होती हैं, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है। तो हमने एस्टिमेशन करा कि उसका जो बेनिफिट है वो 5 ईयर उसकी लाइफ है। तो 1 लाख हमने कॉस्ट खर्च करी, 5 लाख से उसको डिवाइड करा तो 20,000 आ गया। तो हमने क्या करा कि जो प्रॉफिट था 10 माइनस 4 यानी कि 6 लाख, 6 लाख में से ना हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पोर्शन माइनस करेंगे जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट थी, ध्यान से बस सुनना, 1 लाख उसकी लाइफ थी, 5 ईयर से डिवाइड करा तो वो 20,000 आ गया। तो 20,000 अमाउंट माइनस करेंगे, 20,000 इस साल, 20,000 नेक्स्ट ईयर, 20,000 अगले साल। उसके बाद एक और चीज़ लेस होती है, जब हमने देखो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करा दी, हमें उम्मीद है कि हमारी जो कलेक्शन होगी वो 10 लाख होगी, लेकिन हमें कुछ डाउट हुआ कि कुछ स्टूडेंट हमें फ़ीस नहीं देंगे, तो उसे कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेप्ट लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस बैड डेट्स कहते हैं। तो अब उसमें से हमने बैड डेट्स भी लेस कर दिए। तो मतलब सबसे पहले हमने 10 लाख में से 4 लाख के एक्सपेंस माइनस करे, वो 6 लाख आ गया। 6 लाख के बाद 1 लाख के हमारे एसेट्स थे, उसकी लाइफ 5 ईयर थी, तो उसका जो अमाउंट था डेप्रिसिएशन 20,000, 1 लाख अपॉन 5, ठीक है। उसके बाद आ गए 5 लाख 80,000, और सपोज करो हमारे 80,000 के बैड डेट्स होने के चांसेस है, वो भी माइनस कर दो, तो नेट प्रॉफिट आ गया 5 लाख। अब पूरे प्रोसेस में जो एक्सपेंसेस है, रेंट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एडवर्टाइजमेंट, वो तो एक्चुअल बेस थे, लेकिन जो बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन के टाइम हमने लाइव ली थी ना, वो लाइव हमने एस्टिमेशन करा था। तो मतलब अकाउंट्स में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ एस्टिमेशंस भी लेने पड़ते हैं। देखो साइड में मैंने लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन बैड डेट। अब जब हम एस्टिमेशन लेंगे, एस्टिमेशन तो एस्टिमेशन है, अब एक पर्सन का जजमेंट है, दूसरे के जजमेंट सेम तो नहीं हो सकते, तो इसलिए अकाउंट्स कभी एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें उसमें कुछ एविडेंस के साथ साथ कुछ हमें एस्टिमेशन लेने होते, और एस्टिमेशन कभी एग्जैक्ट नहीं होते। तो जब बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन का अमाउंट एग्जैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब अकाउंट्स में कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकता, तो नॉट फुली एग्जैक्ट का ये। अब इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो ये कह सकते हैं
मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। हम सारी ट्रांजेक्शन एविडेंस के बेस में निकालते हैं, परचेज को परचेज बिल के अकॉर्डिंग और सेल्स को सेल्स बिल के अकॉर्डिंग। बट सम एस्टिमेट्स आर आल्सो मेड, हमें कुछ एस्टिमेशन भी लेने पड़ते हैं फॉर असरटेनिंग द प्रॉफिट या लॉस। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, और उसमें हमें एस्टिमेशन लेने होते हैं। तो इससे बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं तो ये पॉइंट काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को। सेकेंड है इग्नोर्स द नॉन मॉनेटरी टर्म्स। बेटा ये नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी क्या होता है? देखो मॉनेटरी वैल्यू तो वो होती है कि जो हम एक्सपेंस करते हैं, जैसे मान लो मैंने बेटा जो सैलरी पे करी, सैलरी की मनी वैल्यू, रेंट की मनी वैल्यू, तो हम सारी मॉनेटरी टर्म्स लेते हैं। यानी कि जो नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी टर्म्स है उसको हम कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। सपोज करो बेटा 10,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से तुम लोग अर्न करते हो। अब 10,000 पर डे के हिसाब से अर्न करते हो तो 30 डेज़ की तुम्हारी कलेक्शन आ गई बेटा 3 लाख। अब 3 लाख तुम्हें कलेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ 10 डेज़ अभी लॉकडाउन हो गया। 10 डेज़ लॉकडाउन हो गया तो तुम्हारी शॉप तो बंद रहेगी 10 डेज़ का मतलब क्या 1 लाख। 3 लाख की कलेक्शन होती थी ड्यू टू लॉकडाउन, 1 लाख तुम्हारी कलेक्शन है तो तुम्हें कलेक्ट हुआ 2 लाख। तो 2 लाख जो है वो मॉनेटरी उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। 1 लाख कोई भी ऐसी इनकम जो आनी थी लेकिन आई नहीं, ठीक है, स्ट्राइक या लॉकडाउन के कारण, तो वो बेटा नॉन मॉनेटरी टर्म्स होती है, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब स्टूडेंट कहता है सर देखा जाए है तो हमारा लॉस है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ जो हमारा अकाउंट्स है वो कुछ प्रिंसिपल बेस्ड है, तो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं। तो ड्यू टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो 1 लाख लॉकडाउन के लॉसेस तो उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ गया होगा। मॉनेटरी मतलब जो आया और जो पैसा गया, नॉन मॉनेटरी जो आना था लेकिन आ नहीं पाया, या कोई भी स्ट्राइक के कारण जो हमें लॉसेज हो गए, दिस वन। तो नेक्स्ट है बेटा मैन्युपुलेटेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। बेटा देखो विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का ये मतलब होता है कि जो तुम्हारी सिचुएशन है, सिचुएशन को तुमने बढ़ा कर दिखा दिया। अब क्या हुआ कि तुम्हारी कंपनी जो थी वो अच्छा नहीं कर रही थी, मतलब बिजनेस कंसर्न इज नॉट डूइंग वेल। अब नॉट डूइंग वेल है तो अब उसको मार्केट से लोन्स लेने हैं, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, उसे कोई लोन तो देगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को ना इंक्रीज करके दिखा देते हैं। तो प्रॉफिट्स को इंक्रीज करके दिखाना, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। तो व्हेन द बिजनेस कंसर्न इज नॉट डूइंग वेल इट में रिजॉर्ट टू विंडो ड्रेसिंग। तो वो विंडो ड्रेसिंग की सहारा लेते हैं, शो द गुड परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को गुड शो करने के लिए, जिससे कि इन्वेस्टर उसके यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सके और मनी लेंडर उनको पैसा दे सके। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एसेट्स या हमारा जो स्टॉक अवेलेबल होता है ना, उसके वैल्यू को बढ़ाकर दिखा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब सिचुएशन से आगे अपने आप को बढ़ाकर दिखाना। फिर है बेटा अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड द टाइमली इंफॉर्मेशन। बेटा इसमें ना आगे चलकर 2nd 3rd चैप्टर में एक वर्ड आएगा हिस्टोरिकल। बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या मतलब है कि कोई भी एसेट्स हम जिस कॉस्ट पे परचेज करते हैं ना, बैलेंस शीट में हम उसी वैल्यू पे शो करते हैं। बेटा मान लो तुमने 2 करोड़ की बिल्डिंग ले ली, तो उसको तुमने उसकी 2 करोड़ वैल्यू शो कर दी। अब लॉकडाउन के कारण बिल्डिंग की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी बेटा हम उसको शो नहीं करेंगे, 2 लाख ही रहने देंगे। वैल्यू एप्रिशिएट होगी तब भी शो नहीं करेंगे। तो जो अकाउंट्स है वो हिस्टोरिकल बेस्ड है, ठीक है, उसमें कभी भी ध्यान रखना हम करेंट वैल्यू को कभी हमें शो नहीं करते। जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस की एसेट्स हमेशा एक्चुअल कॉस्ट बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है। तो मतलब अकाउंटिंग इज डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर 1 ईयर। जो भी स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो 1 ईयर की होती है। सो द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बिकम ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, वो हिस्टोरिकल बेस्ड होती है। नथिंग कैन बी डन टू चेंज वॉट ऑलरेडी हैपेंड। जो भी चेंजेस हम उसको कंसिडर नहीं करते। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द फ्यूचर, जिससे कभी भी हमारा अकाउंट फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। बेटा सबसे मुश्किल थोड़ा सा हमारा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट।
बेटा आगे चलकर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उसमें वो ये कहता है कि जो अकाउंट्स के ना कई जगह पर रिकॉर्ड करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड है। देखो मैं भी इस चीज़ को अपोज करूँगा कि अल्टरनेटिव मेथड नहीं होने चाहिए। अब अल्टरनेटिव मेथड होने से क्या होता है कि एक फॉर्म एक मेथड यूज़ करती है, दूसरी फॉर्म दूसरा मेथड यूज़ करती है। हाँ बेटा, एक्स कंपनी के मेथड्स अलग है रिकॉर्ड करने के, वाई कंपनी के अलग है। दोनों के अलग अलग मेथड होने से क्या होगा कि एक्स कंपनी को तुम वाई कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो इन कंपेरेबल हो जाता है, वो कंपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों के मेथड्स अलग है। तो दो द अकाउंटिंग फॉलो द जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, yet there may be more than one principle for the treatment of any one item। एक आइटम के कई सारे प्रिंसिपल है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल से समझाया। जैसे डेप्रिसिएशन है बेटा, कहते हैं मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन 10,000, मतलब कि एवरी ईयर हम 10,000 रुपीज़ इनकम में से माइनस करते हैं। अभी तो मैंने बताया था, एक तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, मतलब जो हम एक्चुअल बेस पे एक्सपेंस करते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम एक वो माइनस करते हैं, और एक हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में हमने एस्टिमेशन करा कि हमारे एसेट्स के वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है। इसके दो मेथड है, SLM और WDV। पहले बेटा इसकी फुल फॉर्म समझ लो, अकाउंट्स के हर स्टूडेंट को इसकी फुल फॉर्म हमेशा पता होनी चाहिए। बेटा SLM का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट। WDV होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इन दो मेथड में देखो मैंने बड़े अच्छे से डिफरेंस बताया। पहले मैंने लिख दिया कॉस्ट 1 लाख, अब हमें डेप्रिसिएशन लेना है 10%, तो 1 लाख का 10% 10,000। बेटा कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू की 90,000। अब सेकेंड ईयर से देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट का तो मतलब स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सेम लाइन। तो सेकेंड ईयर में जो लेंगे ना डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में, दोबारा सेम 10 लाख ही लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यदि वो कहते हैं एग्जाम में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो वो 90,000 था ना, 90,000 का 10% हो गया 9,000। तो सेकेंड ईयर में 90 में से 10 गया 80, 90 में से 9 का 81। अब थर्ड ईयर में आ जाओ, फिर स्ट्रेट लाइन में तो दोबारा 10,000 लेंगे, लेकिन उसमें बुक वैल्यू पे लेंगे 8100। तो मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल 10% कॉस्ट वैल्यू का लेते जाएंगे। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में जो वैल्यू रिड्यूस होकर आ रही है बुक वैल्यू, उसका 10% लेते जाएंगे। तो इससे क्लियर हो गया कि दो मेथड थे, और दो मेथड में हम कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे इसमें लिख सकते हो डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ईदर अंडर स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। Thus accounting information and result remain इनकम्पेरेबल। तो इनकम्पेरेबल हो जाएगा, मतलब कंपेयर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म को कंपेयर नहीं कर पाएगी। व्हेन डिफरेंट मेथड, यदि डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं तो 1 ईयर टू अनदर ईयर उसको कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये लिमिटेशन है, और आम तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बात करोगे तो सब लिमिटेशन में बड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर होगा। पहला एक बार दोबारा थोड़ा सा बता देते हैं। पहला था नॉट फुली एग्जैक्ट को एक और दोबारा डिस्कस करते हैं। मैंने एग्जांपल में कहा था, सपोज करो तुम्हारे 10 लाख के रेवेन्यू है, तो तुम्हारे जो रूटीन एक्सपेंस रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो थे 4 लाख, तुम्हारी इनकम रहेगी 6 लाख का प्रॉफिट। लेकिन 1 लाख के तुमने एक एसेट परचेज करी जिसकी लाइफ हमने 5 ईयर एस्टिमेशन करा, तो 1 लाख को 5 से डिवाइड करो तो वो 20,000 आ जाएगा, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन 20,000 5 ईयर तक हम हर साल प्रॉफिट में से लेस करेंगे। उसके बाद हमने एस्टिमेशन करा कि हमारा कुछ पैसा वापस नहीं आएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा, तो फिर हमने बैड डेट लेस करा था। तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स में एस्टिमेशन है, एक 1% टू अनदर पर्सन कभी भी एस्टिमेशन एग्जैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए कहते हैं कि अकाउंट्स आर नॉट फुली एग्जैक्ट। इसको ना नॉट फ्री फ्रॉम बायस भी कहते हैं। देखो अनबायस होता है, क्वाइन अनबायस है, वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन ये बायस है। बायस का मतलब है कि जो अकाउंटेंट होता है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ हमें क्या लेनी चाहिए। फिर दूसरा मैंने बताया था कि ये जो है अकाउंट्स इग्नोरेंस और नॉन मोनेटरी, हम सिर्फ मनी वैल्यू को लेते हैं, मोनेटरी टर्म्स को लेते हैं, ठीक है, नॉन मोनेटरी टर्म्स को नहीं लेके, ठीक है, यानी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। तो क्वालिटेटिव या नॉन मोनेटरी में मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल दे दिए स्ट्राइक का। मैंने कहा कि रोज़ तुम
मान लो 20,000 रुपीज़ तुम डेली अर्न करते हो, ठीक है, 10,000 अर्न करते हो मान लो, तो 10,000 पर डे के हिसाब से 30 डेज में हो गए 3 लाख। बट मैंने कहा 10 डेज़ के लिए तुम्हारा क्या बोलते हैं स्ट्राइक हो गई, ठीक है, लॉकडाउन हो गया, तो 1 लाख रुपीज़ कलेक्ट होना था लेकिन कलेक्ट हुआ नहीं, तो मतलब नेट कलेक्शन आई 2 लाख, होनी थी 3 लाख, कलेक्ट हुए तुम्हारे 2 लाख। तो जो 1 लाख कलेक्ट नहीं हुआ उसको हम लॉस नहीं मानते, वो क्वालिटेटिव इग्नोरेंस करेंगे क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है। तीसरा था मैन्युपुलेटेड। मैन्युपुलेटेड में मैंने ये बताया था कि जब बिजनेस नॉट डूइंग वेल, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहे, इट में रिसोर्ट टू विंडो ड्रेसिंग, वो विंडो ड्रेसिंग की हेल्प लेती है। वो क्या करती है, अपने शो द गुड परफॉर्मेंस टू इट्स इन्वेस्टर या मनी लेंडर। मनी लेंडर और इन्वेस्टर को हम अपनी परफॉर्मेंस गुड शो करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हम एसेट्स को हायर वैल्यू पे शो करते हैं। तुम ठीक है। उसके बाद था बेटा नॉट प्रोवाइडेड टाइमली इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा था ये हिस्टोरिकल बेस्ड होता है, ठीक है, इसमें 1 ईयर की इन्फॉर्मेशन होती है। जो भी अकाउंट्स एसेट्स में चेंजेस आते हैं हम चेंजेस को शो नहीं करते, जिससे वो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। फिर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में मैंने बता दिया एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डन वैल्यू मेथड। बेटा आराम से ना पहले वीडियो सुनना, उसके बाद अपनी बुक में से लिमिटेशन को एक तुम्हें जस्ट एक रीड करना पड़ेगा, रीड करते ही क्लियर हो जाएगा, तो मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तुम्हें मैंने बेटा यूज़र्स बताए थे। यूज़र्स क्या करते हैं कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। उसमें मैंने कहा था इन्वेस्टर्स इसलिए बुक्स चेक करते हैं कि वो चेक करते हैं कि वो इन्वेस्ट करे या ना करे, ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इसलिए हमें ये बताना है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या प्रोवाइड कराना होता है। मैं काफ़ी बार ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। हम एक तो हम प्रोवाइड कराते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और एक हम प्रोवाइड करवाते हैं बैलेंस शीट। लेकिन इसमें 3 कैटेगरीज है। पहली तो वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो पहली कैटेगरी, पहला टाइप्स है अकाउंट्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो ईयर एंड पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसमें पहली कैटेगरी है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट या लॉस। इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट मेक्स अवेलेबल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड। बेटा ये बताता है प्रॉफिट अर्न है कि लॉस इनकर्ड है। इसके लिए फॉर्म प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंपनी 2 तरह की बुक्स बनाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस हमें नेट प्रॉफिट बताता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। जो कंपनीज होती है, जो बेटा अब सुनो, जो पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप है वो बनाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जो कंपनी है वो बनाती है स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो ये प्रोवाइड करता है कि हमें फॉर्म को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा बैलेंस शीट से पता लगती है, और मैं शुरू से बता चुका हूँ बैलेंस शीट के 2 पार्ट थे, एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज़। तो मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ को भी शो किया जाता है कंपनी, उसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। तो पोजीशन स्टेटमेंट, इसमें पोजीशन स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट make available the information about the financial position of the entity। तो वो फॉर्म या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो पोजीशन स्टेटमेंट प्रोवाइडेड, पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करता है, अबाउट द एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी। एंटिटी ओन्ड मतलब कौन सी एसेट्स उसकी अपनी है, कौन सी प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, ठीक है। और अमाउंट रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस हेल्ड बाय द, तो ऐसा एंटिटी की कितनी एसेट्स है, कितना कैश बैलेंस है, कितना बैंक बैलेंस है। और दूसरा वो रिप्रेजेंट करता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटी मतलब एंटिटी टूवर्ड्स द लोन, उसने कौन पैसा लोन के टूवर्ड्स देना है, कौन सा पैसा क्रेडिटर्स को देना है, कौन सा पैसा बिल्स पेबल को देना है, तो वो लायबिलिटी शो करता है। बेटा तीसरी इन्फॉर्मेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप नहीं बनाते, कंपनी से ये प्रिपेयर करती है। तो बेटा नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, तो मतलब स्टेटमेंट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। तो एक ऐसे स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है
जो पूरे ईयर के ड्यूरिंग द ईयर ये शो करता है कि कितना कैश का इनफ्लो और कितना आउटफ्लो है, मतलब किस किस सोर्स से कैश आ रहा है, किस किस सोर्स से कैश जा रहा है। जैसे इनफ्लो का मतलब कंपनी ने शेयर इशू करे, शेयर से क्या पैसा आया, डिबेंचर से कितना पैसा आया, लोन से कितना पैसा आया, और उसके बाद आउटफ्लो में कितने का लोन उन्होंने वापस कर दिया, कितने की एसेट परचेज्ड है, कितने की एसेट सोल्ड है। तो उसमें थ्रू आउट द ईयर जहाँ जहाँ से इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो सारा शो करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है, लार्ज डिसीजन सच अ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। कैश फ्लो से ही होता है कि अभी कितनी लायबिलिटी पे करनी है, कितना हमें डिविडेंड देना है, और बिजनेस में कितना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो बेटा ये बिजनेस के लिए यूज़ होता है, बिजनेस डिसीजन के लिए। बेटा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम। बेटा देखो डबल एंट्री सिस्टम का जो एग्जैक्ट है ना, तुम्हें जो एग्जैक्ट इसके बारे में जो नॉलेज होगी वो करेंगे जब हम चैप्टर 1 जर्नल का चैप्टर करेंगे, उसमें तुम्हें 100% क्लियर होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोशिश जितना हम समझा सकते हैं उतना क्लियर करेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, डबल वैसे तो अकाउंट तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन भी करी है, उसमें भी देखो डबल एंट्री सिस्टम था। तो डबल मतलब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल के बिना ठीक से समझ नहीं आ सकता। तो फिर भी हम थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कर रखे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में तुम करते थे जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, तो तुम एसेट्स को बढ़ा देते थे, कैश को कम कर देते थे। मतलब डबल एंट्री सिस्टम होता है डबल इम्पैक्ट, हर चीज़ का डबल इम्पैक्ट होता है। जब इसको हम जर्नल में जाएंगे ना, अभी हमने इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में करा था, बाद में एक हम जब रिकॉर्ड करेंगे, मैंने कहा था रिकॉर्डिंग जिस रजिस्टर में की जाती है उसको जर्नल कहते हैं। उस जर्नल को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। तो वो जब हम प्रिंसिपल करेंगे तभी तुम्हें डेबिट क्रेडिट समझ आएगा, तो डेफिनेशन तो तभी क्लियर होगी। फिलहाल इसके एडवांटेज, हर चीज़ को 2 साइड्स रिकॉर्ड करने का ये फ़ायदा, सबसे पहले साइंटिफिक सिस्टम। देखो बेटा मैंने कहा था जो अकाउंट्स है वो आर्ट्स भी और साइंस भी। आर्ट मैंने कहा था इसलिए कि स्किल के बेस पर जो वर्क किया जाता है वो आर्ट होती है। साइंस मैंने कहा था कि अकाउंट्स कुछ प्रिंसिपल बेस्ड है। देखो प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब ये है, देखो बच्चों, हम यदि अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो ना करें, यदि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना होते, तो देखो हर अकाउंटेंट अपनी मर्जी से अकाउंट्स प्रिपेयर करता। अब मैं जो अकाउंट्स प्रिपेयर करूँगा तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हें जो बनाओगे मुझे समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल किए गए हैं कि जो हमारा अकाउंट से यूनिफॉर्म नेचर को हर पर्सन को अकाउंट समझ आ सके। तो एक साइंटिफिक सिस्टम है, यानी कि साइंस बेस्ड है, तो जिससे हर अकाउंटेंट को दूसरे अकाउंटेंट की बुक समझ आ जाएगी। तो ठीक है। सेकेंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हमने पहले भी इसके बारे में जब हमने अकाउंटिंग के एडवांटेज पढ़े थे बेटा, ये मोस्टली वही एडवांटेज ही हैं। तो उसमें भी हमने बताया था कि जो अकाउंट्स होता है वो हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड होता है एसेट्स का, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, इनकम का, डेटर का, क्रेडिटर का। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, पूरा अकाउंट्स एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और मैथमेटिकल एक्यूरेसी बेटा आगे चलकर हम बताएंगे। इसमें ना अकाउंट्स में क्या होता है कि पहले हमने कहा था रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग के बाद हमने कहा समराइजिंग, फाइनल अकाउंट। बेटा रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग के बीच एक चीज़ होती है ट्रायल बैलेंस। बेटा ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जैसे मैंने बताया अकाउंट्स की अभी डबल एंट्री सिस्टम है, हर चीज़ की एंट्री 2 जगह होती है। बेटा 2 जगह एंट्री करने से साइंटिफिक है, लास्ट में हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का टोटल चेक कर लेते हैं। यदि दोनों साइड का टोटल सेम आएगा तो इसका मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। यदि हमने रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन में कोई भी गलती कर दी, मतलब एक जगह ट्रांजेक्शन को गलत ले लिया, एक में ठीक ले लिया, तो हमारे अकाउंट्स मैच नहीं करेंगे। फिर है डिटर्मिंग द प्रॉफिट और लॉस, वही सेम बचाओ। रिकॉर्डिंग समराइजिंग है सेम डबल एंट्री सिस्टम में वही है कि जब हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस भी आ जाता है, पता लगता है। और उसके बाद हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लग जाती है और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कंपैरिजन भी हो सकता है। तो मतलब ये हो गया बेटा जो हमने अकाउंटिंग में फर्स्ट फीचर्स करे थे और जो एडवांटेज करे थे उसका मिक्स करके ये क्वेश्चन तैयार किया गया। बाकी डबल एंट्री सिस्टम का मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जो है ना तुम्हें तभी पता लगेगा जब हम जर्नल का चैप्टर करेंगे। ठीक है। अब लास्ट में देखो एक जाते जाते मैंने थोड़ा ये बता दिया, कोई तुमसे पूछे अब जैसे हमने फीचर करे थे बेटा, देखो फीचर की जो पहली मेरी वीडियो थी, फीचर में मैंने कहा था पहले आइडेंटिफाई करते थे किस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे किसको नहीं, फिर उसकी मनी वैल्यू लेते थे, उसके बाद रिकॉर्ड करते थे, वो फीचर थे। अब मान लो मैं अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है बेटा अकाउंट्स स्टार्ट कहाँ से होता है,
तो अकाउंट स्टार्ट हमेशा रिकॉर्डिंग से होता है, तो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्डिंग मैंने कहा था जिस बुक में करते हैं उसको जर्नल कहते हैं। फिर रिकॉर्डिंग के बाद उसके एंट्री क्लासीफाइंग यानी कि लेजर में डालते हैं। जब जर्नल टू लेजर एंट्री जाती है ना एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, उसको बेटा पोस्टिंग कहते हैं। तो फिर ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करके सबका अकाउंट्स पे ओपन किया जाता था और सेम नेचर की एंट्री एक ही जगह लेते थे, तो उसको हम क्लासीफाइंग कहते थे। फिर समराइजिंग के अंदर हम फाइनल रिजल्ट निकालते थे। तो ये बेटा सारे फीचर, ये फीचर का इनकम्प्लीट फीचर है रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होकर कम्युनिकेटिंग तक, ठीक है। मतलब वहाँ हमारे जो फीचर थे वो थे बेटा 8 फीचर थे। 8 में से देखो यहाँ 6 ले लो, नहीं 3 2 + 4 5 फीचर्स है। तो जो 5 फीचर है वही हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। मतलब पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना जर्नल में, फिर उसके सबका अकाउंट ओपन करके सेम नेचर की एंट्री को सेम जगह प्लेस करना, फिर फाइनल रिजल्ट निकाल के समराइजिंग करना, फिर एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करना, फिर कम्युनिकेटिंग करना। मतलब उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, जिस जिस यूज़र्स को ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ कर सकता है। तो ये बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस था। समझो फीचर्स के सारे ये पॉइंट तुम्हें फीचर में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब मैं पहले बता रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कर लेना, बहुत लेंथी चैप्टर है। तुम सिर्फ ना मेरे अच्छे से वीडियोस देख लो ना, वीडियोस के बाद तुम बुक्स में से रीड कर लो, 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हम ना बुक में लाओ जो 1 मार्क्स के MCQ हो गए, वो सारे क्वेश्चन तुम सोल्व कर लोगे। ओके बच्चों, एंड बाय।